गुड इवनिंग दोस्तों। हर हर महादेव। आइए हम लोग देखते हैं क्लास मानक शून्यता और मर्यादाहीनता के बारे में। समाजशास्त्रियों ने जो शब्दकोश दिए हुए हैं समाज शास्त्र उच्चतर विश्वकोश बुक में, तो उसके शब्दकोशों को हम लोग अपने अनुसार पढ़ने के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और जितना हो सके किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुक से पढ़िए, पीडीएफ से पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, क्लास लेके पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस के साथ-साथ में रिवाइज़ भी ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो हम लोग मानक शून्यता और मर्यादाहीनता के बारे में पढ़ेंगे। आज का यही टॉपिक है, शब्द है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 बच्चा का चित्र दिखा रहा है, ठीक है? इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बच्चा खेल के लिए उत्सुक है और फुटबॉल लेकर आया हुआ है। और ये सारे जो फ़ोटो हैं, बच्चे और बच्चियों को, इनको देख कर के लगता है कि ये किसी स्कूल का है, ठीक? और यहाँ बच्चा जो है, रो रहा है, हो सकता है कोई इसे प्रॉब्लम हो, परेशानी हो इन लोगों से। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, यानी कि अपने कार्यों में व्यस्त हैं और ये बच्चा अपने फुटबॉल को लेकर के कुछ सोच रहा है। इस तरीके का चित्र दिखाया गया है, जिसे हम लोग मानक शून्यता या मर्यादाहीनता के रूप में देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये जो इसके पीछे में जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अगर वो बोलते हैं कि तुम फुटबॉल लेकर आओ, हम लोग खेलेंगे। फुटबॉल लेकर आता है, कुछ देर खेलते हैं, कुछ देर खेलने के बाद उसके साथ नहीं खेलते हैं। उसको छोड़ देते हैं, अकेला अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, चलाने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं और ये बच्चा अकेले पड़ जाता है। तो यहीं अकेला पड़ जाना किसी के कारण ये क्या होता है? मानक शून्यता, मर्यादाहीनता, यानी कि खुद की मर्यादा को ऐसा फ़ील करता है कि मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा फुटबॉल का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों को खुद का मतलब अपना मोबाइल है, सबका दोस्त है, साथ में मिल के खेल रहे हैं। यहाँ भी हम लोग स्कूल वाला इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे बच्चे साथ में मिलके एक बच्चे को डाँट रहे हैं या बोल रहे हैं या हँस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। इस तरीक़े के मानक जो है, ये मानक शून्यता के अंतर्गत आता है और मर्यादाहीनता के अंतर्गत आता है। कुछ इमेजेस हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग ऑफ़िस में भी देख सकते हैं। ऑफ़िस के अंतर्गत भी हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मानक शून्यता क्या है और मर्यादाहीनता क्या है। देखिए, यहाँ 2 तरह की इमेज दिया गया है। यहाँ ऑफ़िस वाले सहपाठी, सहकर्मी, ठीक है, बोलते हैं या आलोचना करते हैं, ठीक है। घर वाले भी इस तरीक़े के बात विचार करते हैं, अपने बहू के बारे में, बेटी के बारे में। तो इस तरीक़े से हम लोग भी देख सकते हैं कि ये जो अकेलापन किसी के कारण हो रहा है, यही क्या है? मर्यादाहीनता और मानक शून्यता है। एक इमेज और है, उसे भी देख लेते हैं सरसरी नज़रों से। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और एक व्यक्ति को इस नज़र से देख रहे हैं, जैसे लगता है कि सारा कारनामा एकरे, सारा कलंक एकरे माथे पड़ गया है। यह खुशी का कारण नहीं, लेकिन इन लोगों को देखकर नहीं लगता है कि ये खुशी के कारण है। लगता है कि सारा दुःख का जड़ यही है। ये यहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ सहपाठी, दोस्त, मित्रगण जो हैं, तो इनका हँसी-मज़ाक उड़ा रहे। तो ये सारी स्थिति, परिस्थिति, जो परिवेश हमारा आमने-सामने देखने को मिलता है, ये क्या है? यही मर्यादाहीनता है, मानक शून्यता है। जैसे मान लीजिए धुंध रहता है, हर तरफ से धुंध, कोहरा छाया रहता है, हमें सड़क नज़र नहीं आता है, धुंध की वजह से, कोहरा की वजह से। घर नज़र नहीं आता है, शहर नज़र नहीं आता है, बाज़ार नहीं आता है, पेड़ नहीं आता है, पौधे नहीं आते हैं, जंगल नहीं आते हैं। मतलब धुंध की वजह से चारों तरफ से हम लोग घिर जाते हैं।
कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ है, मार्ग कुछ दिखता नहीं है, तो ये क्या है, पहचान का संकट वाली एक मानक सुनता है। अगर मान लीजिए हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जॉब हैं जैसे कि दरोगा का एग्जाम हो गया, एसआई का हो गया, टीचर का हो गया, यूपीएससी का हो गया, बैंक का हो गया, एसएससी हो गया। तो इस तरीके के बहुत बहुत सारे जॉब्स हैं। अगर हम किसी एक की तैयारी ना करें, एक पर फोकस ना करें, तो हमारा निश्चित जो टारगेट वाली मार्ग होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है, एक मानक शून्यता है, और ये मानक शून्यता, मर्यादाहीनता एक निश्चित मार्ग की कमी के अंतर्गत आता है कि हम लोग स्पष्ट रूप से उसे देख नहीं सकते हैं, उसे समझ नहीं सकते हैं, उसके पास जा नहीं सकते हैं। ये क्या है, एक निश्चित मार्ग की कमी है। अगर हमें निश्चित मार्ग पता रहेगी तो हमें पता है कि नहीं, हमको टीचर बनना है तो हमको यूपीएससी निकालना है, तो बैंक में जॉब करना है, रेलवे में करना है, एसएससी में करना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसका अलग अलग, चार लोग अलग अलग तरीका से उसका बात रखते हैं कि फलाना ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक ही रूप है, लेकिन उसको खंडन करके मतलब सब लोग अपने अपने मत से बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक पहचान का अलग खंडन होना है कि आपका पहचान किस तरीका से लोगों के सामने आ रहा है। तो उस नजरिए से भी आप उनसे अलग होते हैं। किसी के पास आपका विचार, आपका व्यवहार अच्छा चल जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से पहचान का अपना अलग खंडन होना, ये भी एक क्या है, मानक शून्यता है। तो इस तरीका से हम लोग मानक शून्यता के उदाहरण देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से कि पीडीएफ क्या कहता है, उसमें कौन समाजशास्त्री हैं और कौन समाजशास्त्री किस तरीके के इसके परिप्रेक्ष्य में बदला रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनोमी, जिसका अर्थ क्या आता है, मानक शून्यता या मर्यादा विहीनता। इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल एमाइल दुर्खाइम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। देखिए, सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था, एमाइल दुर्खाइम ने किया था, जिसके सामाजिक सहभागिता के रूप यानी कि समाज के सहभागिता यानी कि एक दूसरे के साथ सहभाग होने के लिए, सहभागी होने के लिए, ठीक है, उन पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। दुर्खाइम के विचारानुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है, उनका अभाव ही मानक शून्यता या मर्यादा विहीनता की क्या है, स्थिति का परिचायक है। नहीं मतलब बता रहा है कि मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए जो चीजें आवश्यक मानी जाती है, उनका अभाव ही जब नहीं रहेगा, तो मानक शून्यता या मर्यादा विहीनता की स्थिति के परिचायक मतलब हो जाती है, ठीक है। यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए, ताकि नियमों के एक सुचारू व्यवस्था का जन्म हो। जो मानव का व्यवहार है उसका नियंत्रण एक नियम के अनुसार होना चाहिए, जो कि नियम क्या हो, सुचारू रूप से जन्म हो, सुचारू व्यवस्था हो, व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हो, व्यक्तियों का जो आपसी संबंध हो नैतिकता पर आधारित हो, तथा जीवन में सुख समृद्धि की स्पष्ट सीमाएं हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो आपसी संबंध हो वह नैतिकता पर आधारित हो, मानक शून्यता पर आधारित ना हो। ऐसा हम लोग देखते हैं कि अगर घर के सदस्य, समाज के कोई सदस्य, कमेटी के सदस्य, गांव के सदस्य, देश के सदस्य, मतलब हर तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई गलती कर भी देता है तो हम लोग उसको इग्नोर करके लेकर चलते हैं। वही बोल रहा है कि नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, सोच समझ के कार्य करना चाहिए, ठीक है, जो कि जीवन में सुख प्राप्ति के स्पष्ट सीमाएं प्राप्त करती है। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट हो, टकरावपूर्ण हो अथवा असामंजस्यकारी हो, नियमचारों को जन्म देती हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए।
जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ नैतिकता पर आधारित संबंध न हो, या जहां जीवन के सुख को प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित सीमाएं न हो, ये सभी स्थितियां मानक संध्या या एनोमी के घातक है। कहने का मतलब है कि अगर जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य ना हो, साधन ना हो, सीमा ना हो, कोई निर्धारण ना हो, तो ये कैसी स्थिति है? यही मानक सुनता है, या एनोमी अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यही है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है। इसमें तो प्रिंटे खराब दे दिया है ना। चलिए फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये संक्षेप में एनोमी मानदंडीय उलझन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सामने व्यवहार के समाजोन्मोदित निर्देश बहुत कम उपलब्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में वह नियमों के निलंबन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे क्या ना करे। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम अपने समाज में रहते हुए, अपनी व्यवस्था में रहते हुए, व्यवस्था का मतलब दोस्त, मित्र, परिवार, गांव, राज्य, जिला, मतलब हम जिसके सदस्य हैं, तो कभी कभी ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कुछ नियम शर्तों के आगे कि हम करे से क्या करें ना करें। उसी विषय के बारे में चर्चा ये मानक सुनता या अंग्रेजी में कहते हैं इसको एनोमी कर रहा है। एनोमी की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम दुर्खाइम हम लोग पढ़वे किए हैं। यूरोप में आत्महत्या के प्रतिमानों के स्पष्टीकरण में किया है, किंतु बाद में इसका विचलन की सभी घटना विश्लेषण में किया गया। दुर्खाइम ने काफी वर्षों बाद आर.के. मर्टन के इस अवधारणा के थोड़ा नया अर्थ देते हुए इसका प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं के परिचालन से उत्पन्न विचलन व्यवहार को समझने में किया है। देखिए, विचलन का मतलब ही वही होता है जो मतलब मर्यादाहीनता का होता है, मानक शून्यता का होता है। तो आर.के. मर्टन इसी शब्द को विचलन बोल रहे हैं, और दुर्खाइम इसको बोल रहे हैं मानक शून्यता या एनोमी बोल रहे हैं। ठीक। और इन्होंने सर्वप्रथम यूरोप में आत्महत्या के जो प्रतिमान है, जो संकेत है, जो इशारा है, उसके स्पष्टीकरण में दुर्खाइम ने क्या किया है, एनोमी शब्द की अवधारणा को प्रयुक्त किया है, जिसे हम लोग एनोमी की अवधारणा बोलते हैं। ये आत्महत्या में भी यही होता है, आदमी अपने समाज से, लक्ष्य से, नियम से, कानून से थक जाता है, हार जाता है, लड़ नहीं पाता है, उसके काबिल नहीं रह पाता है। उसको लगता है कि अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, किसी कार्य का नहीं है, किसी सहयोग का नहीं है, तो अपना मर्यादा खो देता है, विवेक खो देता है, और उस स्थिति में चल जाता है, जिससे इमाइल दुर्खिम बोल रहे हैं मानक शून्यता या मर्यादाहीनता, और आर.के. मर्टन बोल रहे हैं विचलन। मर्टन के अनुसार मानक शून्यता की स्थिति में सामाजिक संरचना टूट जाती है। देखिए, सामाजिक संरचना मानक शून्यता की स्थिति में टूट जाती है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें समाज के सभी लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच आपसी तालमेल समाप्त हो जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में साधन और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। कहने का मतलब कि समाज में रहने के लिए जो साधन है, संबंध है, अगर वही आपके पास नहीं रहेगा, उसी की स्वीकृति नहीं रहेगी, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, तो ये सामाजिक संरचना तो टूट ही जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं मर्टन जी, आर.के. मर्टन, कि ऐसी स्थिति में साधन क्या करता है, लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रहते। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ हम लोग देखते हैं मानव शास्त्रीय भाषा विज्ञान क्या है। तो सांस्कृतिक मानव शास्त्र की वह शाखा मानव शास्त्रीय भाषा विज्ञान कहलाती है जो भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं परिवर्तन को वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यानी कहने का मतलब है कि जो मानव का व्यवहार है, वही बोल रहा है कि मानव शास्त्रीय भाषा विज्ञान क्या है। तो संस्कृति की वह शाखा है जो मानव की भाषाओं की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन जो हुए हैं,
मानव के अंतर्गत, जिससे हम लोग जिस तरीका से बोलते हैं, हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा व्यवहार होता है, उसी के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसको ये बोल रहे हैं मानव शास्त्रीय भाषा विज्ञान। एक मानव शास्त्रीय भाषा शास्त्री की रुचि अलिखित भाषा की संरचना तथा उसके इतिहास के अध्ययन में अधिक होती है। देखिए, कहने का मतलब है कि इतिहास में कैसी घटना घटी है, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोल रहा है कि भाषा शास्त्री की रुचि अलिखित भाषा की संरचना, यानी कहने का मतलब कि पहले जो घटनाएं घटी हुई है, जरूरी नहीं है कि वो लिखी थी हो, सुनाई भी गई हो, मौखिक भी हो। तो वही बोल रहा है कि रुचि जो है अलिखित भाषा की संरचना, जरूरी नहीं है कि वो लिखित ही हो। अगर नहीं भी लिखी गई हो, जन श्रुतियाँ या लोक श्रुतियों के अंतर्गत उसको हम लोग सुने हैं या जानते हैं या देखे हुए हैं, तो उसका जो अध्ययन है उस भाषा की, उसके उत्पत्ति की, विकास की, परिवर्तन की, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी के बारे में ये शब्द आया है मानव शास्त्रीय भाषा विज्ञान। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको बताइए कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है।